साथ साथ बनाते जाइएगा। एक डायरी बनाइएगा, इंटरव्यू के मैं बोलता रहता हूँ आपको। उसमें 3 अभिरुचियाँ, 3 इंटरेस्ट लिखना होते हैं अपने, तो 3 इंटरेस्ट भी बना के रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 3 इंटरेस्ट अच्छे वाले लिखिएगा, ऐसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जिसमें आप ट्रैप में आ जाएं। आपसे सवाल होंगे उसके बारे में इंटरव्यू जब देंगे आप, और इंटरव्यू की तैयारी एकदम से नहीं होती, इसलिए पहले से ही उसको डायरी बना के रखो, उसकी लगातार तैयारी करते रहो। 3 अभिरुचियाँ पूछते हैं, उसमें 3 के आपके क्या इंटरेस्ट हैं, आपकी क्या रुचियाँ हैं, तो आपको 3 लिखना पड़ेंगे। तो अच्छा होना चाहिए इंटरेस्ट, यूनिक टाइप का हो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आती फिर उनको, तो बहुत अच्छे से वो आपको लपेट नहीं पाते, ट्रैप नहीं कर पाते, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। कई लोग ऐसे लिख देते हैं संगीत, क्रिकेट, तो उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ पूछने को होता है और आप जवाब नहीं दे पाते हो। तो हमेशा ऐसा लिखो जो इसको वाकई में आप जवाब दे सको, और 8-8, 10-10 पेज में उसका नोट्स बना के भी रखो। जो भी इंटरेस्ट आप लिखोगे उस एक इंटरेस्ट का 10-10 पेज का नोट्स भी होना चाहिए। कोई खेल के बारे में लिखोगे तो खेल के सारे नियम सब पता होना चाहिए आपको। कोई आर्ट है, कोई कला का कोई क्षेत्र है, फोक कला है, कोई डांस है, तो उसके फिर सारी चीज़ें पता होना चाहिए। केवल ऐसे ही कुछ भी खाना पूर्ति के लिए लिख देने से मार्क्स नहीं आते। एक चीज़ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ऐसे आपको हमेशा लिखते रहना है, हमेशा आपको ऐसे लिखते रहना है। हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसे लिखिए। तो इस बार का फिलोसॉफिकल ऐसे हम लोग गुरुजी के कोटेशन वाला लिखेंगे कि जो आदमी जैसा सोचता है फिर वो वैसा ही बन जाता है। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो इसके ऊपर लिखिए 1000 वर्ड्स, ठीक है। पहले भी आपको बताया था कि जो चरित्र होता है वो ऐसे ही डेवलप होता है। एटीट्यूड, जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, वो एटीट्यूड बनाती है, और एटीट्यूड फिर कैरेक्टर बनाता है। तो वो उसका मतलब भी यही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ऐसे की प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए। दूसरी, इंटरव्यू की प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो। और तीसरी बात है कि करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी की जो तैयारी है उसमें सभी सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए रोज़ तैयारी होनी चाहिए। आप इंडिविजुअल ज्योग्राफी या पॉलिटी को अलग से नहीं पढ़ सकते, सभी को साथ लेके चलने की आदत होनी चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं, कल ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो आपको लगा होगा ना बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी। जैसे उन सब चीज़ों में डेवलपमेंट होता है। केवल हिस्ट्री को छोड़ के अधिकांश चीज़ें जो है वो कंटिन्यूअस चलती हैं, डायनेमिक है। ज्योग्राफी में भी सब चीज़ें आप जो पढ़ोगे, इकोलॉजी इन्वायरमेंट तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है देखा जाए तो, और ज्योग्राफी का हिस्सा ही है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के जो नोट्स बनते हैं वो हर साल नए नोट्स बनते हैं, तो अपडेट रखना पड़ता है। पुराने अगर कोई नोट्स हैं तो वो काम नहीं आएंगे, आपको इस साल नए नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। रामसर साइट 75 पहुंच गई है, 75वां साल है, अमृत क्रांति चल रहा है अभी, और इधर 75 रामसर साइट हैं। तो अब आपको 75 रामसर साइट तैयार करनी है। हमारे टाइम पे 20-21 हुआ करती थी तो बहुत आसान था, ठीक है। अब चीज़ें सब बढ़ती जा रही हैं, पढ़ने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास करके अभी जो है वो 49 से एकदम जुड़ करके कहाँ पहुँच गई, 75 पहुँच गई। तो उसका नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, तो ये साथ साथ चलेगा। अभी आप कहेंगे कि अभी तो आप ज्योग्राफी बता रहे थे तो बीच में ये कुछ चीज़ें साथ साथ चलेंगी। और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स इसके साथ जोड़ के रखिएगा जब आप कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो। कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं तो इसके साथ जोड़ के रखिएगा। और चूँकि मैं कल का थोड़ा सा
वो बता देते हैं। उधर का सेंट्रल अमेरिका का वो जो कैरिबियन वाला पार्ट है वो छूट गया। कैरिबियन पायरेट्स बड़े प्रसिद्ध थे कैरिबिया के, और कैरिबिया को हम लोग जानते हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ को वेस्ट इंडीज़ टीम के का। ये कोलंबस की मिस्टेक की वजह से हुआ था, इंडिया समझ लिया था तो उसने उसको वेस्ट इंडीज़ नाम का कोई कंट्री नहीं है, लेकिन ट्रिनिडाड टोबैगो ये वो सब जितने भी जो आप आइलैंड देखते हो वो सारे आइलैंड मिलकर के वेस्ट इंडीज़ की टीम तैयार करते हैं, क्रिकेट टीम तैयार करते हैं। क्योंकि अंग्रेज गए थे वहाँ पर और अंग्रेज इंडियंस को भी लेके गए थे, तो आप जानते हो वेस्ट इंडीज़ की टीम में अंग्रेज भी हैं। तो कल मैंने आपको गुयाना बताया था, तो गुयाना में ब्रिटिश गुयाना, वो जो गुयाना नाम है वो किसका नाम है? ब्रिटिश गुयाना। क्योंकि फ्रेंच गुयाना को तो फ्रेंच वाले को तो फ्रेंच गुयाना बोल देते हैं, डच वाले को सूरीनाम बोल देते हैं। तो जो गुयाना बचा है वो एक तरह का ब्रिटिश गुयाना, तो वो भी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का पार्ट है, जबकि वो साउथ अमेरिका में, वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में आता है। वो है साउथ अमेरिका में, लेकिन क्रिकेट टीम की जब बात आएगी तब क्या आएगा? वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का पार्ट होगा कैरिबियन के साथ। क्योंकि गुयाना इतना बड़ा कंट्री नहीं है कि उसकी एक अलग से टीम बनती, तो उसको उसी के साथ स्थान दे दिया। ठीक है। और इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं, क्योंकि इंडियंस को लेके गए थे तो कल्टीवेशन के लिए लेके गए थे, तो कुछ कल्टीवेशन है ना, कॉफ़ी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यूबा के बारे में बहुत कुछ बताना है, लेकिन समय नहीं रहता इतना। लेकिन क्यूबा जो है फिदेल कास्त्रो, राउल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो के लिए जाना जाता है। क्यूबन रिवॉल्यूशन, क्यूबा की क्रांति, महान क्रांति, खास करके अमेरिका से जो झगड़ा है वो, और क्यूबा क्राइसिस जो कल आपको क्यूबन क्राइसिस बताया था 1962 का, 1961 का क्यूबा की क्रांति, चे गुएरा और फिदेल कास्त्रो, चे गुएरा को और फिदेल कास्त्रो को याद करिएगा। जेएनयू में काफ़ी मानते हैं उनको। कम्युनिस्ट आंदोलन, कम्युनिस्ट कंट्री है, इसलिए अमेरिका जो है वो बहुत नाराज रहता था क्यूबा से। फिदेल कास्त्रो ने कभी अधीनस्थता स्वीकार नहीं की, और सारा झगड़ा जो है वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का झगड़ा है क्यूबा। बट क्यूबा का जो अंतिम छोर आप देखोगे तो ग्वांतानामो बे, एक ग्वांतानामो बे मिलेगा आपको क्यूबा के बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पे, ईस्टर्न पार्ट, फार ईस्टर्न देखो बिल्कुल एकदम, ग्वांतानामो बे। ये यूएसए का हिस्सा है, यूएसए का के कब्जे में है ये वाला हिस्सा, ग्वांतानामो बे। तो क्यूबा का ये हिस्सा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये डिटेंशन कैंप है। किसका डिटेंशन कैंप है? टेररिस्ट का। यहाँ पर टेररिस्ट को बंद करके रखा जाता है। इराक, खास करके इराक के, सीरिया के, यहाँ के जो टेररिस्ट हैं उनको इसी में बंद करके रखा गया था और उनको टॉर्चर किया गया था। तो तमाम टॉर्चर की जो खबरें आती थी और उस समय में जो मीडिया में चीज़ें चलती थी, वीडियो और फोटोग्राफ और ये सब ग्वांतानामो बे, और एक और जेल थी अबू गरेब जेल, अबू गरेब इराक में थी, अबू गरेब। तो कुछ लोगों को वहाँ रखा जाता था और कुछ लोगों को ग्वांतानामो बे में रखा जाता था। इसलिए क्यूबा का ये हिस्सा, अमेरिका अपने लैंड पे ये सब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसके यहाँ रूल ऑफ लॉ और तमाम चीज़ें, इसलिए वो ग्वांतानामो बे को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कम से कम उसकी टेरिटरी पे नहीं है, उसकी ज़मीन पे नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी सफाई है। ठीक है ना, पाप करने में भी पुण्य का रास्ता कहीं ना कहीं अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो क्यूबा इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी और छोटे देश हैं, आप एक देश को देख रहे होगे, बहामास द्वीप समूह है बहामास का, जहाँ पर बिल्कुल ही फ्लोरिडा के बिल्कुल पास आ गया है, और अधिकांश अमेरिकन जो हैं, यूएस के लोग सब छुट्टी मनाने के लिए बहामास जाते हैं। सुंदर बीचेस के लिए जाना जाता है बहामास।
और ऊपर बरमूडा है, बरमूडा को फ्लोरिडा से जोड़िए और फ्लोरिडा को उधर फिर कहाँ से जोड़ेंगे तो एक बरमूडा ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आइलैंड है उधर? बरमूडा ट्रायंगल में कौन से 3 आइलैंड जुड़ते हैं? एक तो बरमूडा होता है, दूसरा फ्लोरिडा। तो बरमूडा से फ्लोरिडा की एक लाइन खींचिए एटलस पर, बरमूडा को जोड़िए फ्लोरिडा से, और फिर कौन सा लाइन जोड़ेंगे? यूके का कब्जा है उस पे, आइलैंड पे। बरमूडा पे किसका है? ब्रैकेट में देखो बरमूडा पे क्या लिखा हुआ है? यूके। यस। और दूसरा जो नीचे है वो यूएस वाला है, यूएस के कब्जे वाला है। नक्शे में खोजो ना जरा, क्या लिखा हुआ है? सेजुआन। सीधी लाइन बनाओ वहां से तो अपने आप बन जाएगा। बीच में कौन आता है? फ्लोरिडा के सामने कौन है? एकदम सामने, थोड़ा सा नीचे। फ्लोरिडा नहीं पता? फ्लोरिडा नीचे ये निकला हुआ है, ये जो टेल है पेनिनसुला। हाँ, ये क्या? बहामास। और आगे जाओ। नहीं, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, गुड। नहीं, प्यूर्टो रिको तो इसका यूएस का ही है आइलैंड। ठीक है, सर्च कर लेना ना, वैसे ही गूगल में सर्च कर लेना तो आ जाएगा, वो तीनों नाम आ जाएंगे। उसको जोड़ के रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जोड़ के रखिए, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये जो है आपका सेंट्रल अमेरिका वाला हिस्सा हो गया। अब आइए हम लोग इधर चलते हैं। अफ्रीका से चलें, यूरोप से चलें, या एशिया लेना है? एशिया लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं चाइना पढ़ाने वाला हूँ अगली बार। चाइना की काफ़ी चीज़ें, इंडिया की बॉर्डर और वो, तो एशिया पहले कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम अफ्रीका और यूरोप में बाद में आएंगे। यूरोप तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से ही शंका है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यूरेशिया है ना। चलिए, तो एशिया को यहाँ से जोड़िए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आइए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कितने देश मिलकर के बनाते हैं? तो देखिए, जिबूती के यहाँ, जिबूती, सुएज नहर के यहाँ पर आ जाइए। सुएज कैनाल के यहाँ से हम लोग एशिया पढ़ना शुरू करेंगे। टर्की के ऊपर जिबूती, इरिट्रिया दिख रहे हैं ना ऊपर। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है सोमालिया, जिबूती। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे शॉर्ट नोट लिखिएगा। अफ्रीका जब पढ़ेंगे तब लिखिएगा। अभी हम सुएज कैनाल की बात कर रहे हैं, सुएज। ठीक है, और सुएज कैनाल में यहाँ पर आप देखिएगा तो टर्की जो है वो एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। टर्की यूरोप का पार्ट भी है और एशिया भी है। तो उसकी जो जगह है
जो उसकी कैपिटल है वो यूरोप में आती है, इस्तांबुल। कॉन्स्टेंटिनोपल जो आपने नाम पहले सुना है, एम्पायर था कॉन्स्टेंटिनोपल, वो इस्तांबुल ही है। इस्तांबुल उसी का नाम था, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग सुनते हो। और टर्की का ये जो हिस्सा है, ये बहुत, इस्तांबुल जो है वो यूरोप में, और बाकी जो टर्की है पूरा का पूरा वो एशिया में। तो एक ऐसा देश जो आधा एशिया में, आधे से ज़्यादा खास, और इस्तांबुल यूरोप की सबसे बड़ी सिटी, मोस्ट पॉपुलस सिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यूरोप का अगर कोई शहर है तो वो कौन है? इस्तांबुल। तो उसको यूरोप का सबसे बड़ा शहर मानेंगे, लेकिन वो टर्की की राजधानी है, और टर्की किस में है? एशिया में। तो ये जो सवाल है इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ऐसी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैप रीडिंग से चीज़ें समझ। रजब तैयब अर्दवान मॉडर्न टर्की के संस्थापक हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्लामिक रूढ़िवादिता से बाहर निकाला टर्की को, जो अभी आप हिजाब के खिलाफ विरोध देख रहे हैं ईरान में। ऐसा मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की को सेक्युलर बनाया गया। टर्की एक सेक्युलर कंट्री बना। ठीक है, टर्की क्या बना? सेक्युलर कंट्री। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उसको एक मॉडर्न कंट्री बनाया, और चर्च को लाइब्रेरी बनाया था, और अभी रजब तैयब अर्दवान ने उसको वापस मस्जिद बना दिया। तो एक चर्च जो है उस समय में लाइब्रेरी बनाई थी। लाइब्रेरी सेक्युलर जगह है, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता लाइब्रेरी। बट रजब तैयब अर्दवान ने उसको कहाँ पहुँचा दिया? वापस इस्लामिक कंट्री। तुर्की खिलाफत आंदोलन को याद करिए, असहयोग आंदोलन के साथ में गांधी जी, वो जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की के खलीफा के विरुद्ध ही था एक तरह का, क्योंकि उसकी शुरुआत को पढ़ेंगे तो आप पूरा टर्की आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से टर्की का सीधा सीधा रिलेशन था। तुर्की के खलीफा को पूरी दुनिया के मुसलमानों का चीफ माना जाता था, चिपडम था, मुखिया था वो, खलीफा, कैलिफेट, इंग्लिश में कैलिफेट बोलते हैं हम लोग, इसलिए खिलाफत आंदोलन का नाम था खिलाफत। कैलिफेट मूवमेंट था वो एक तरह का, खिलाफत। तो खलीफा का विरोध जो है वो सहन नहीं हुआ था, और मुसलमान सारे कांग्रेस के साथ आ गए थे, और ख़ास करके महात्मा गांधी के साथ, और असहयोग आंदोलन से जुड़ करके वो आंदोलन जुड़ा। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना था खिलाफत आंदोलन। हिंदू एक तरह से असहयोग आंदोलन में थे ही गांधी के साथ, और उसी के साथ खिलाफत भी जुड़ गया, क्योंकि उन्होंने, गांधी ने जो है मुसलमानों के खलीफा की एक तरह से उसको मोहर लगाई थी कि वाकई में वो बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो टर्की को बदला, रजब तैयब अर्दवान ने वो सारी की सारी मेहनत जो है वो बेकार कर दी। बल्कि अभी उसने ये कहा कि मैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड करूंगा, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। लेकिन टर्की जो है मॉन्ट्रिक्स ट्रीटी 1930 की, मॉन्ट्रिक्स ट्रीटी मैंने आपको रशिया यूक्रेन क्राइसिस में बताया हुआ है उस लेक्चर में। अभी टर्की फिर से इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि टर्की के पास सी ऑफ मरमरा दिख रहा है ना आप लोग, सी ऑफ मरमरा, और वो रास्ता ब्लैक सी वाला रूट जो रशिया से जोड़ता है, यूक्रेन के कुछ पोर्ट को जोड़ता है। पूरा जो रशिया का व्यापार है वो टर्की की इच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि अगर रशिया का माल जो है इधर मेडिटेरेनियन सी तक आना है, इधर आगे तक आना है, तो उसके लिए आपको टर्की से होके, इस्तांबुल के यहाँ पर होके गुजरेगा। 2 स्टेट हैं यहाँ पर,
कौन कौन से 2 स्टेट हैं? बॉस्फोरस चैनल, तो मैंने जब लेक्चर लिया था उसमें चैनल बोल दिया था, स्टेट है बॉस्फोरस स्टेट। और नहीं वहीं पे, हाँ हाँ बिल्कुल वो कोने पे ही है, एक इनकमिंग पे एक आउटगोइंग पे है। प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। ना दार्डेनेल्स, दार्डेनेल्स। तो मैंने उस समय में चैनल बोल दिया था दोनों स्टेट्स, दार्डेनेल स्टेट एंड बॉस्फोरस स्टेट। इन दोनों पर मॉन्ट्रेक्स ट्रीटी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, इस इलाके से नेविगेशन के लिए मॉन्ट्रेक्स ट्रीटी टर्की को फेवर करती है। इसलिए एशिया की शुरुआत हम टर्की से कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। तो टर्की के ऊपर लिखिएगा, अच्छा खासा लिखिएगा, ठीक है। तो ये जो एशिया है इसको 4-5 हिस्सों में पढ़ते हैं। एक है पहला जिसको हम पढ़ रहे हैं वो है वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, इसको कहा जाता है पश्चिम एशिया। इसमें 15 कंट्रीज हैं, अभी हम देखेंगे 15 कंट्रीज को वेस्ट एशिया में। हम जहाँ रहते हैं वो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। ये है दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। सार्क कंट्रीज हम लोग बोलते हैं, सार्क कंट्रीज 8 देश है ना, अफगानिस्तान, ये सार्क कंट्रीज हैं। 8 देश जो हैं, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये कंट्रीज क्या कहलाते हैं? दक्षिण एशिया। 5 कंट्री जो स्थान कंट्रीज हैं ऊपर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, स्थान कंट्रीज कहलाते हैं ऊपर। ये सेंट्रल एशिया, इन 5 कंट्रीज को कहते हैं सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया, मोदी गए थे ना अभी, तो ये सेंट्रल एशिया है। और चाइना के नीचे, चाइना, जापान और उसको छोड़ करके बाकी सारे, म्यांमार से लेके नीचे वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, वहाँ तक, तिमोर तक, और उधर पापुआ न्यू गिनी तक, उधर बिल्कुल न्यू गिनी तक। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को छोड़ करके बाकी इधर के, न्यू गिनी और पूरा इंडोनेशिया और ये जो तमाम देश हैं नीचे वाले, ये कहलाते हैं साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। और ऊपर के देश मंगोलिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये जो देश हैं ये कहलाते हैं ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया। आ रहा है समझ में? एशिया के हिस्से। और नॉर्थ एशिया साइबेरिया कहलाता है। रशिया भी 2 भागों में है, यूरोप में उसको रशिया कहते हैं और एशिया में उसको साइबेरिया कहते हैं। जो यूरोपियन पार्ट है रशिया का, उसको रशिया कहा जाता है, और रशिया का जो एशियन पार्ट है उसको साइबेरिया कहा जाता है। क्लियर हुआ? और सामान्यतः हम उसको नॉर्थ एशिया भी बोल सकते हैं, उत्तर एशिया। उसमें थोड़े से पुराने यूएसएसआर के जॉर्जिया और कुछ जो देश हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। 2-3 देश आ जाएंगे जो किसी समय में यूएसएसआर, 15 कंट्रीज थे,
पुराने रशियन फेडरेशन में, पुराने रशिया में यूनियन, सोवियत यूनियन के जो 15 कंट्रीज थे, कुछ तो यूरोप में चले गए और कुछ जो है नीचे आपको जो मिलेंगे। तो अभी हम जो चलेंगे वेस्ट एशिया को कवर करेंगे, तो बचे हुए आपको रशिया के साथ मिल जाएंगे, वो रशिया में चले जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं वेस्ट रशिया। अखबार वाले इसको मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, वेस्ट रशिया को, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले वेस्ट एशिया लिखिए। न्यूज़पेपर वाले जो मिडिल ईस्ट वर्ड है वो उनके हिसाब से ठीक है, अंग्रेजों के हिसाब से, क्योंकि उनके मिडिल ईस्ट में है, इसलिए वो उसको मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व बोल करके संबोधित करते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एक ही है। वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया? तो एशिया का पूरा विभाजन हो गया, जियोग्राफिक डिवीज़न कर दिया। तो कितने प्रकार के एशिया हो गए? वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया एंड नॉर्दर्न एशिया मीन्स साइबेरिया। और मॉस्को तो यूरोप में है ही है, तो वो रशिया है। रशिया टर्म जो यूज़ की जाती है वो यूरोपियन रशिया के लिए किया जाता है, ठीक है। एशियन रशिया के लिए साइबेरियन वर्ड यूज किया जाता है, साइबेरिया। तो अब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कई सारे देश ऐसे हैं जो, अब यहाँ टर्की के नीचे आप एक बहुत छोटा सा डॉट देखेंगे, आइलैंड कंट्री है साइप्रस, और इसका जब कलर मैच देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज तो वो यूरोप में जाके मिलेगा, यूरोप। तो वो एक यूरोपियन कंट्री है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, इकोनॉमी और पॉलिटिकली वो यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ज्योग्राफिकली वो एशिया है। साइप्रस जो है ज्योग्राफिकली एशियन कंट्री है, लेकिन इकोनॉमिकली वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और पॉलिटिकली भी वो यूरोप है। तो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से वो यूरोपियन कंट्री है, जबकि ज्योग्राफिकली वो क्या है? एशियन कंट्री है। तो मैंने सारे जो विवाद, दरअसल यही तो पूछता है ना परीक्षा में, यही आकर के वो पेंच फंसता है। और अभी जियोपॉलिटिक्स इतना ज़बरदस्त है कि इसी के आसपास घूम रहा है, साइप्रस के यहीं, जिबोती, ये वो, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं कर रहा है। उसने जिबोती में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बना रहा है चाइना, जिबोती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर, स्वेज कैनाल के कारण उसने पूरा कोस्टल एरिया जो अफ्रीका है लगभग सब में इन्वेस्ट कर दिया, एनसर्कलिंग कर दिया। और ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है, BRI का। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका हिस्सा भी है BRI का। दुनिया भर के पोर्ट्स पे कब्जा, वहाँ एयरपोर्ट भी बना रहा है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट भी वही, वहाँ का एयरपोर्ट भी वही बना रहा है अधिकांश जगहों का, और पोर्ट भी वही बना रहा है चाइना। श्रीलंका में भी यही किया उसने। और इंडिया ने कोलकाता को थोड़ा सा जोड़ने की सहमति दी थी किसी समय में, थोड़ा सा हल्का सा इशारा था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन इंडिया को बाईपास भी कर जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, फ्यूचर है, करोड़ों के इन्वेस्टमेंट। इसलिए ये रूट पूरा जो आपको बताया ये बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर है। कल जो जैसे बताया परमाणु युद्ध होगा नहीं होगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर नहीं हुआ और रशिया अगर कोलैप्स नहीं हुआ तो फिर अगली जो सदी है पूरी की पूरी एक देखा जाए तो वो चाइना की है, क्योंकि चाइना के इन्वेस्टमेंट है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, दूर दूर तक है, सारे कोनों पे, अफ्रीका के सभी हिस्सों, ठीक है। और कल आपको बताया था लिथियम ट्रायंगल,
तो साउथ अमेरिका तक गया चाइना, लिथियम ट्रायंगल की वजह से। व्हाइट गोल्ड बोलते हैं लिथियम को, व्हाइट गोल्ड। और कोबाल्ट, कोबाल्ट दुनिया का 70% कोबाल्ट कहां से निकलता है? अफ्रीकन कंट्री। 70% कोबाल्ट अफ्रीकन कंट्री, कॉन्गो से। तो इसलिए जब हम अफ्रीका पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये कोबाल्ट और लिथियम दो बड़े इंग्रेडिएंट। और फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि सन 2100 तक 80-90% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे, बाकी अब दूसरी एनर्जी होगी, हाइड्रोजन और दूसरे सोलर और भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आएंगे तो अगले 70 सालों में लगभग 80-90% व्हीकल्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो ये फ्यूचर है। लिथियम क्या है नहीं, अच्छे से कैथोड एनोड के साथ में ट्रेवल करते हैं। तो पढ़िएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तब इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, है ना। अभी जो हम जिन देशों को पढ़ रहे हैं वो पर्शियन गल्फ में, चलिए पर्शियन गल्फ की बाउंड्री बनाते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस हम लौट करके आएंगे। पर्शियन गल्फ में चलिए, फारस की खाड़ी, पर्शिया पुराना नाम है ईरान का। ईरान का पुराना नाम है पर्शिया। अभी हम सीरिया और अभी इसकी बात नहीं कर रहे, इजराइल की, अभी हम आते हैं। तो ऊपर देखेंगे आप, ईरान है, बहुत बड़ा देश है, पर्शिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ, वहां आपको ईरान दिखाई देगा। ईरान, इराक का थोड़ा सा हिस्सा इधर टच होता हुआ दिखाई देगा आपको, हल्का सा। इराक का छोटा सा हिस्सा फारस की खाड़ी में खुलता है। तो फारस की खाड़ी बाउंड्री बनाते हुए कौन दिखेगा? हाँ, तो इधर ईरान है और इधर इराक है। तो ईरान तो तेहरान और वो आप जानते ही हो पूरा कैपिटल, और ईरान में अभी पंगा हो ही रहा है। तो और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन JCPOA, ये सब याद आ जाना चाहिए। परमाणु इस्टेब्लिशमेंट, एटॉमिक इस्टेब्लिशमेंट वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें। तो पर्शियन गल्फ की बाउंड्री पे आप देखोगे एक कंट्री ईरान, पर्शिया, दूसरा इराक, इराक, बगदाद, बेबीलोन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी पुरानी। इसलिए बाकी सद्दाम हुसैन के लिए तो हम याद करते ही हैं। तो पर्शियन गल्फ के एंड में वहां पर आप देखोगे आगे गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है, आगे देखोगे गल्फ ऑफ ओमान, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान के नीचे कंट्री है ओमान। ओमान देख पा रहे हो आप लोग? यस, ओमान। कैपिटल बताओ? यस, मस्कट, मुंबई के बहुत नजदीक है और बहुत सारे लोग आते जाते हैं, 1.5-2 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है, श्रीनगर, मुंबई वाले को श्रीनगर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मस्कट जाने में नहीं लगेगा। इसलिए कुवैत शॉपिंग के लिए जो है दुबई, और ये ओमान, ओमान की बाउंड्री शेयर करता हुआ पर्शियन गल्फ में कौन खुलता हुआ दिख रहा है? सऊदी अरेबिया दिख रहा है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, सबसे बड़ा देश दिखाई दे पड़ेगा आपको। खाड़ी देश बोलते हैं इनको हम, गल्फ कंट्रीज। पर्शियन गल्फ के किनारे जो कंट्रीज हैं उनको क्या कहते हैं? खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज। सऊदी अरेबिया, कैपिटल, हाँ, और इंपॉर्टेंट सिटी मक्का, मदीना,
जो बिल्कुल इधर आ जाएंगे, किधर, सुएज कैनाल के इधर पास में, अफ्रीका के नज़दीक आ जाता है मक्का मदीना, गल्फ ऑफ एडेन के पास में। ठीक है, बहुत बड़ा मरुस्थल, रेगिस्तान, मरुस्थली देश। सब लोग ऊंट लेके घूमते थे पहले, नोमैडिक पीपल थे, ऊंट चराते थे। लेकिन जो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी आया, साथ साथ स्टीम इंजन के बाद इंटरनल कंबशन इंजन तैयार हो गया, तो पेट्रोल डीजल की चांदी हो गई, तेल की, ऑयल की। और तेल के कुएं जिसके पास थे वो सबसे ज़्यादा रईस हो गया। अब लिथियम जिसके पास होगा वो सबसे ज़्यादा रईस हो जाएगा। नया सोर्स क्या हो गया, मिनरल्स दूसरे हो गए। अब जिसके पास सबसे ज़्यादा लिथियम, कोबाल्ट और ये सब होंगे वो सबसे ज़्यादा रईस होंगे। अभी तक पैसा 100 साल से कौन कमा रहे हैं, तेल वाले लोग, क्योंकि पेट्रोल डीजल का इंजन बना स्टीम इंजन के बाद में इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में पिस्टन तब मूव करता है जब पेट्रोल जलाते हैं, डीजल थ्रस्ट पैदा करता है पेट्रोल। तो पेट्रोल और डीजल की इंपॉर्टेंस जैसे ही बड़ी दुनिया में, इन सब लोगों के पास में पैसा आ गया, तो सबसे महंगी सिटीज और ये सब आप देखोगे यहाँ। यहीं पे इराक के नीचे और सऊदी अरब के वहाँ पर आपको कुवैत, एक देश मिलेगा कुवैत, जिसका कुवैत सिटी। और इधर आप देखोगे तो एमिरेट्स में 9 एमिरेट्स थे, उसमें यूएई, संयुक्त अरब एमिरेट। भारत के दृष्टिकोण से ये भी दुबई यहीं का शहर है, यहाँ की कैपिटल अबू धाबी। और शारजा, ये सब इंपॉर्टेंट सिटी इंडिया के क्रिकेट के हिसाब से और शॉपिंग की जगह मानी जाती है दुबई। बहुत बढ़िया, बहुत लोग रहते हैं इंडिया के, मस्कट में, यहाँ पर। तो कोस्टल सिटी समझ में आ रही है। एक द्वीप भी है यहाँ पर, बहरीन। बहरीन पूरी तरह से एक द्वीप है, आइलैंड है, और एक सिंगल स्ट्रिप से जुड़ा हुआ, सिंगल बाउंड्री से जुड़ा हुआ, स्ट्रिप नहीं, बाउंड्री से जुड़ा हुआ सऊदी अरब के पास में कंट्री है। यस, कतर बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन लैंड लॉक्ड, सॉरी, वो एक ही तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब से। उसकी सीमा केवल सऊदी अरब से लगती है, बाकी चारों तरफ पानी है। और काफी साल तक पंगा हुआ और झगड़ा हुआ, और एक कैनाल बना दी गई। उस कैनाल का नाम बताओ। सऊदी अरब ने कैनाल खोद दी थी और उसमें एसिड भर दिया था। कहने का मतलब ये था कि किसी भी व्यक्ति को इधर आने नहीं दिया जाएगा। तो पूरी तरह से काट दिया था कतर को। झगड़ा हुआ था सऊदी अरब का और कतर का। तो कैनाल पे जरूर, कैनाल डिप्लोमेसी, अब तो सब ठीक हो गया है, झगड़ा निपट गया, लेकिन वो कैनाल की डिप्लोमेसी भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कतर का पंगा समझ में आ रहा है। कतर भी बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत संपन्न देश है, बहुत पैसे वाला है, रिच कंट्री। ऑयल, नेचुरल गैस, सब चीजें तो है ही, टूरिज्म भी और बहुत सारी चीजें। ओमान का कोई ज्यादा पंगा नहीं है। और नीचे यमन, एक कंट्री है यमन, कैपिटल सना। और सिटी नीचे दिखी, कोस्टल सिटी बताओ। हाँ, सोकोत्रा भी, ठीक है, सना कैपिटल है। अब ये यमन जो है घूम करके आपको यहाँ वापस मिल जाएगा, इधर इजराइल के पास घूम करके मिलता हुआ दिख रहा है आपको। फिर से इधर आ जाएगा सुएज कैनाल की तरफ। गल्फ ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कौन सी खाड़ी है, एडेन,
यस, गल्फ ऑफ एडन। ये सऊदी अरब का छोटा सा पोर्ट है ना, एडन पोर्ट। नहीं, जॉर्डन का शायद, जॉर्डन जोड़ रहा है ना वहां पे। कौन जोड़ रहा है? जॉर्डन। हाँ, एडन पोर्ट कहाँ का लिखा हुआ है? देखो देखो जरा जल्दी से। एडन, उसी के नाम पे तो गल्फ ऑफ एडन है। यमन का? हाँ, अदन की खाड़ी, वही एडन। हिंदी का लेके बैठे हो क्या तुम? इंग्लिश वाला लाओ भैया, हिंदी में तो क्या आपने, इसमें क्या हिंदी मीडियम रखना है? मैप तो ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। तो यहां कंट्री आपको मिलेगा जॉर्डन, दिख रहा है ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। और फिर इंपॉर्टेंट सिटी आ जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट कंट्री आ जाएगा इजराइल। इजराइल के यहां से थोड़ा सा काफी कहानियां हैं। इजराइल के यहां काफी कहानियां हैं। एक तो इजराइल को बहुत नया देश माना जाता है। इजराइल कोई नया देश नहीं है। यरूशलेम बहुत प्राचीन है, मुसलमानों का तीर्थ भी है, ईसाइयों का भी तीर्थ है, यहूदियों का तीर्थ भी है, जूस का भी। लेकिन जूस यहां से भगा दिए गए थे। कब? ईसा मसीह की हत्या के बाद। ईसा मसीह को सूली पे टांगा, उसके बाद उनको छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा तुमने हमारे भगवान को चढ़ा दिया, भागो यहां से। यूरोप में चले गए। बाद में सब मुसलमान अरब लोगों का, ये जो अरब कंट्रीज हैं, इन्हीं का आधिपत्य हो गया इजराइल पे। उसी ने डेवलप किया इजराइल को। यरूशलेम तो था ही। इस्लाम की स्थापना हुई तब, मैंने आपको बताया था, इस्लाम की स्थापना, आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी है, हजरत मोहम्मद का। तो वो व्यापार के लिए यरूशलेम जाते थे और ईसाई लोग वहाँ पर काफ़ी डेवलप थे और चर्च बना रखे थे उन्होंने, और धार्मिक चर्चाएं करते थे, लेकिन व्यापार में बहुत आगे थे। जबकि अरब के लोग जो थे वो अंधविश्वास में फंसे हुए थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, अगरबत्ती लगा रहे थे, हवन कर रहे थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि हम जो है अपने लोगों को निकालेंगे, ऐसे लोगों से, अंधविश्वास से निकालेंगे, और इनके जैसा ही एक पैरेलल धर्म खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो वही मक्का से मदीना फिर उनको जाना पड़ा, क्योंकि मक्का में बहुत विरोध हुआ। तो यहाँ मक्का मदीना दोनों दिखाई दे रहे हैं। यरूशलेम भी नज़दीकी दिखाई दे रहा है। रास्ता लैंड रूट ही है, कोई पानी के जहाज़ से जाना नहीं है। पानी का जहाज़ तो था भी नहीं, लेकिन पानी में होकर के नहीं जाना है, लैंड रूट से ही वो यरूशलेम पहुँच जाएंगे, क्योंकि इजराइल जुड़ा हुआ है। जॉर्डन दिख रहा है ना यहाँ पे, सऊदी अरब से। तो ये कहानी वहाँ मैच करती हुई दिख रही ना। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, तो आज उसके साथ जोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में। वो जो यरूशलेम है, वो अभी ट्रंप ने जो है उसको ही कैपिटल बना दिया। बोले कि अब आप, तेल अवीव कैपिटल था इजराइल का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यही मान्यता देते हैं हम, अब इजराइल का कैपिटल यही होगा। तो यहाँ से पंगा हो गया, क्योंकि इजराइल एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। वहाँ सभी धर्मों के लोग जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, और यहूदी भी जाते हैं। तो यहूदियों को अंग्रेजों ने ला के बसाया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो उनने कहा देखो यहाँ पर हिटलर ने तुमको मार डाला, होलोकॉस्ट कर दिया, यहूदियों का कत्लेआम हो गया, चलो अब हम तुमको एक, ब्रिटिशर्स ने कहा हम आपको ले जाके बसाते हैं। तो स्वेज कैनाल का काम भी चल रहा था, ये सब चीज़ें। तो इसी समय में उन्होंने इनको इजराइल नया देश के रूप में कहा यहाँ रहो। पर यहाँ तो ऑलरेडी अरब लोग रहते थे, मुसलमान रहते ही थे। तो इन्होंने बहुत जल्दी डेवलप किया 6 डेज वॉर 1961। 6 डेज वॉर पढ़िएगा, शॉर्ट नोट लिखिएगा, 6 डेज वॉर। 6 डेज वॉर जब चला तो फिलिस्तीन की मान्यता तो अभी भी नहीं है कई देशों की तरफ से। यूनाइटेड नेशन तो उसको फिलिस्तीन बोलता है। 2 हिस्से दिख रहे होंगे इजराइल में आपको, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप इजराइल में, इन दोनों को पैलेस्टाइन कहा जाता है। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन दोनों हिस्से पे, एक गाजा स्ट्रिप है और दूसरा वेस्ट बैंक। इसको पैलेस्टाइन कहा जाता है, फिलिस्तीन कहा जाता है।
यहाँ की कहानियाँ बहुत लंबी चौड़ी है। यहाँ जो शहर है वो राम अल्लाह, राम और अल्लाह दोनों नाम वाला शहर है, राम अल्लाह, ठीक है। और यहाँ यासिर अराफात नेता थे जिन्होंने हमास बनाया। हमास एक आतंकवादी संगठन था, हमास। वो सरकार है उसकी, आतंकवादी संगठन की सरकार। दुनिया में कई जगह आतंकवादी संगठनों की सरकार है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, जबकि वो आतंकवादी संगठन, ठीक है। इजिप्ट में चलता था ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड। इजिप्ट का आतंकवादी संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड। ऊपर अफ्रीका में चले जाओगे तो लीबिया और ऊपर का जो हिस्सा है पूरा, लीबिया इरिट्रिया तक और ऊपर इथियोपिया, और उसमें वहां पर है बोको हरम। वहां का आतंकवादी संगठन है बोको हराम। नॉर्दर्न अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। बोको हरम का मतलब होता है, बोको मीन्स इंग्लिश एजुकेशन, हराम। इंग्लिश एजुकेशन हराम है, उसको हराम माना गया है इंग्लिश एजुकेशन को। उसका नाम है बोको हराम। अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ, वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ, पश्चिमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट, जिसमें ओपननेस है, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तमाम चीज़ों के अगेंस्ट बोको हराम। तो दुनिया के आतंकवादी संगठन भी यहाँ समझ में आ जाएंगे आपको। कितने ही व्यू से आपको ये ज्योग्राफी समझ में आनी है। और इजिप्ट का क्या बताया, अभी बताया था, मुस्लिम ब्रदरहुड। और हमास बताया था पैलेस्टाइन का। और थोड़ा ऊपर चले जाओगे तो सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह, आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, अमेरिका सपोर्ट करता है। बशर अल असद, असद की सरकार, सीरिया। असद को सपोर्ट करता है पुतिन और ईरान। पुतिन और ईरान किसको सपोर्ट करते हैं? हाँ, बशर अल असद। और इनका दुश्मन अमेरिका, बशर अल असद का। और नीचे इजराइल का दोस्त, अमेरिका नीचे इजराइल का दोस्त। और ईरान से तो पंगा ही है, और पुतिन से भी है। तो कुछ समझ में आ रही है दुनिया की डिप्लोमेसी झगड़ा? हाँ, ये यहाँ बैठा है बशर अल असद, सीरिया। ऊपर एक छोटा कंट्री लेबनान। लेबनान और लेबनान के नीचे कौन सा कंट्री है? जॉर्डन। जॉर्डन की सीमा है ना। किसकी? इजराइल से किसकी सीमा लगी हुई है? यस, जॉर्डन। 4 देश जहां मिल रहे हैं, ऊपर एक जंक्शन है जहां चारों देश मिल रहे हैं, जिनकी चारों देशों की सीमाएं जहां मिल रही है। अच्छा, ये जो पेनिनसुला तैयार हो रहा है ये इजराइल वाला, इस हिस्से को बोलेंगे सिनाई पेनिनसुला। जाकर के आज विकिपीडिया में सिनाई पेनिनसुला, SINAI, सिनाई। सिनाई पेनिनसुला के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए 100 वर्ड में। सिनाई पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनाई पेनिनसुला, आपका अच्छा खासा ज्योग्राफी हो जाएगा, चिंता मत करो। मैप रीडिंग से शुरू होती है। ये अगर कमांड आ गया तो हिस्ट्री विस्ट्री करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि यहीं से सिनाई पेनिनसुला। 6 डेज वॉर समझ में आ गया। 6 डेज वॉर जो था इजराइल ने जीता, और उसने सीरिया को भी पीछे धकेल दिया, लेबनान को भी और जॉर्डन को भी। और वो जो हिस्सा है जहाँ पर इजराइल का ऊपर वाला हिस्सा, बिल्कुल कोना जहाँ मिल रहा है लेबनान से और सीरिया से, और जॉर्डन भी वहाँ जाकर के आखिरी हिस्से में मिल रहा है, उस जंक्शन को बोलते हैं गोलान हाइट्स। वो डिस्प्यूटेड एरिया है इंटरनेशनली, लेकिन वो कब्जा किसका है? अमेरिका ने। ट्रंप ने तो उसको पूरा अधिकार दे दिया, एक तरह से सर्टिफाई कर दिया था। ट्रंप ने तो मान लिया था कि हाँ इजराइल का हिस्सा है। गोलान हाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, गोलान हाइट्स।
स्ट्रेटजिक लोकेशन है, बहुत ज़्यादा रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टि से, लड़ाई झगड़े की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और ये जो सीरिया, इजराइल और ये वाला जो हिस्सा है, पिछले साल यूपीएससी प्री में पूछा था, लेवांट पूछा था, लेवांट का मैप कि लेवांट में कौन का था। आईएस यहीं का आतंकवादी संगठन था, आईएस यहीं से यहीं से गया था। जो ऊपर उसने, तो यहाँ लेवांट का मैप जा करके देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा लेवांट में कौन से हिस्से आ रहे हैं, सीरिया के, इसके लेवांट। एक और सर्च करना जाकर के, कुर्दिस्तान, कुर्दों का एरिया कौन सा है जहां आईएस ने, तो आप सीरिया का एक शहर है एलेप्पो सिटी, जहां बर्बादी हो गई थी पूरी सब, तो एलेप्पो सिटी जो है ऊपर नॉर्दर्न सीरिया में मिलेगा ऊपर। और इराक में जाएंगे तो वहां मोसूल और किरकुक सिटी दिखेंगी, जहां तक आईएस आक्रमण करते हुए गया था अभी 4 साल पहले, 5 साल पहले। आईएस आक्रमण करते हुए गया था किरकुक, आ गया समझ में? तो मोसूल, किरकुक और एलेप्पो गढ़ थे किसके लिए? आईएस के लिए। कुर्दिस्तान, कुर्द लोग रहते हैं, कुर्द ट्राइब, कुर्द कबीला, कुर्द कबीले के लोग, ये सब कबीले होते थे जो ऊंट लेके घूमते रहते थे। तो तेल ने इनको अमीर बना दिया। वेस्ट एशिया समझ में आ गया? ये है वेस्ट एशिया। काउंट करो 15 कंट्रीज। अगेन टर्की फर्स्ट, टर्की सेकंड, ईरान, इराक, 3 हुए, ओमान, वो वाले जोड़ो ना पहले, हाँ, ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, इराक और यमन और बहरीन और कतर, ठीक है। उसके बाद इजराइल, फिलिस्तीन को नहीं लेंगे, ठीक है, फिलिस्तीन को कंट्री नहीं माना गया ना, तो अभी उसको कंट्री के तौर पे नहीं लेंगे। साइप्रस, लेबनान और सीरिया हो गए। 15 से ज्यादा हो गए, 16, 17 हो जाएंगे। हाँ, जॉर्डन लेंगे 17 हो जाएगा, हाँ वही। और अगर उसको मान लोगे फिलिस्तीन को तो 18 हो जाएंगे। हाँ सीरिया मतलब, तो ये 18 देश वेस्ट एशिया कहलाता है। तो आज जाकर के वेस्ट एशिया के कंट्रीज लिस्ट बनाइए, इनके कैपिटल लिखिए, इंपॉर्टेंस लिखिए। बहुत सारी कहानियां छुपी पड़ी है यहाँ, बहुत कहानियां, पूरा इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है ये। ईरान बहुत पुराना दोस्त रहा है हमारा प्राचीन काल से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सबसे व्यापार करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम हम सबकी यहाँ पर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें यहाँ पे मिली है इन देशों में, और यहाँ की चीजें वहाँ मिली है इंडस वैली में। इसका मतलब जहाज आते जाते थे, ठीक है, इन देशों के साथ। और मॉडर्न टाइम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो बायलैटरल रिलेशन है हमारे सभी के साथ। ओपेक कंट्रीज भी कहा जाता है इनमें से अधिकांश को, ओपेक कंट्रीज। अमेरिका ने खाड़ी युद्ध लड़ा 91 में, सीनियर बुश, और इसके पीछे अफगानिस्तान का और ओसामा बिन लादेन का एंगल मैं बहुत पहले आतंकवाद में बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अफगानिस्तान तो साउथ एशिया का है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान में उस समय में रशियन फौजें थी और रशियन कब्जे में था, और नजीबुल्लाह जो था वो रशिया के सपोर्टेड एक प्रेसिडेंट था, कठपुतली राष्ट्रपति था। जैसा कठपुतली राष्ट्रपति बिठाना चाहता है रशिया जेलेंस्की के बजाय, पहले बिठा ही रखा था उसने, यानुकोविच, विक्टर युश्चेंको और एक और कौन था, दोनों यानुकोविच था शायद,
तो वो जो कठपुतली प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, वो रशिया का था। और अमेरिका को, चूंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आता था। इधर क्या हुआ कि 91 में सद्दाम हुसैन जो थे, वो था किसी समय में शिया, लेकिन उसने सुन्नी पार्टी, बाथ पार्टी ज्वाइन कर ली यंग एज में, 18-19 साल में, और बाथ पार्टी का चीफ बन गया। और सद्दाम हुसैन का एक तरह से आतंक चलने लगा, उसने कुर्दों को भी मरवाया, बहुत सारे लफड़े थे उसके, खास करके शिया लोगों की हत्या, और सामूहिक कब्र मिली है, और बहुत झंझट है, बहुत सारा आरोप है। और उसका एक भाई केमिकल अली, नाम ही था उसका केमिकल अली, तो रासायनिक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, ये सब अमेरिका का आरोप था। अब कितनी सच्चाई है वो तो अलग चीज है। तब वो जो सीनियर बुश था, जॉर्ज बुश जो थे अभी 9/11 के समय में, उनके फादर सीनियर बुश कहे जाते थे, वो राष्ट्रपति थे। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि कुवैत सिटी पर, कुवैत जो है देश, उस पर कब्जा कर लिया, उस पर आक्रमण कर दिया। देखा इराक के चरणों में, पैरों में कुवैत, ऑयल के हिसाब से बहुत रिच कंट्री। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, कुवैत के जो लोग हैं वो सब सिविल इंजीनियरिंग में परफेक्ट थे। खुद सद्दाम हुसैन, जो ओसामा बिन लादेन है, वो खुद सिविल इंजीनियर था, उसकी पूरी फैमिली मकान बनाने का ही काम करते, महल बनाते थे। खुद सद्दाम हुसैन के 50 महल थे रेगिस्तान में, क्योंकि ऑयल से पैसा आ रहा था, तो करेंगे क्या? तो दो काम, रोड और मकान, बड़े बड़े मकान, महल जैसे मकान, 100 कमरे वाले, 200 बड़े बड़े कमरे, अंदर स्विमिंग पूल, ये, और बीच की तरफ उसका फ्रंट खुलता था। ऐसे सब लोग बड़े बड़े बीच के किनारे बड़े बड़े महल बनाना, क्योंकि बहुत पैसा है, तेल का कुआं है, तेल निकालो बेचो और पैसा आ जाता था, तो उससे ऐश करते हैं बस, और कोई काम नहीं है। तो सिविल इंजीनियरिंग का काम करता था वो। तो कुवैत पे जब आक्रमण हुआ सद्दाम हुसैन का, तो बचाने के लिए सीनियर बुश कूद गए, उसको बोलते हैं खाड़ी युद्ध, गल्फ वॉर 91 का। तब बहुत सारे तेल के कुओं में दोनों तरफ से गोलाबारी होती, तो आग लगती थी, तो ऑयल स्पिल भी बहुत होता था, तेल का रिसाव भी समुद्र में, और बहुत खबरें थी। तो लगभग 6 महीने तक यही आपाधापी चली। और वो जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन वाली मूवी देखी थी, लिफ्ट करता है वो, कौन सी मूवी थी? हाँ, एयरलिफ्ट वाली, वो उसी समय की, 91 वाली एयरलिफ्ट। वो उससे आपको अफरा तफरी मालूम पड़ जाएगी उस मूवी को, यदि आपने देखा हो तो। अक्षय कुमार की मूवी थी ना। तो वो जो खाड़ी युद्ध के बाद में कुवैत पे कब्जा कर लिया एक तरह से अमेरिका ने। अमेरिका के पास उस समय में फ्रैकिंग टेक्निक नहीं आई थी, तो शेल ऑयल उसने सर्च नहीं किया था। अब तो शेल ऑयल की वजह से उसकी ऑयल की मजबूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, कई बार दाम भी गिरा देता है, ओपेक की भी नहीं चलने देता है। ऑयल बास्केट, ऑयल करेंसी बास्केट या ऑयल की जो कीमतें हैं वो गिरा देता है, शेल ऑयल ज़्यादा निकाल लेता है। फ्रैकिंग टेक्निक पढ़िएगा, फ्रैकिंग टेक्निक इंडिया का बड़ा रोल है। हमारे यहाँ जो ग्वार होती है वहाँ फ्रैकिंग टेक्निक में काम आती है, तो ग्वार वहाँ बहुत बेची जाती है, एक्सपोर्ट होती है, तो हमारी एग्रीकल्चर को भी एक उसका फ़ायदा है। फ्रैकिंग में इस तरह से सीधा सीधा अंदर पाइप जाता है और फिर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और उसको ऑयल की शेल्स को, रॉक्स को क्रैक करता है, उसके बीच में जो ऑयल होता है डिपॉजिट, उसको बाहर निकालता है। तो ये इसको फ्रैकिंग टेक्निक कहा जाता है, शेल ऑयल कहा जाता है, शेल ऑयल। तो ये सारे शॉर्ट नोट लिखिएगा, ये सब के सब क्वेश्चन है। मैंने जितनी भी बातचीत की सब अपने आप में क्वेश्चन है, मैं भूमिका बता रहा हूँ इस क्षेत्र की। तो कुवैत सिटी पर कब्जा होने के बाद में अमेरिका के सैनिक वहीं रहते थे। सद्दाम हुसैन तो गिरफ्तार कर लिए गए और वो सब हुआ, आपको पता है। बाद में उनको फांसी भी दे दी अमेरिका ने, और वो सब, वो 2003-04 तक उसका ड्रामा अलग है। अभी हम बिन लादेन को, ओसामा बिन लादेन एक सीधा सज्जन व्यक्ति था और पढ़ा लिखा था, इंग्लिश अच्छी बोलता था, और वैज्ञानिक आदमी था, और इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था।
लेकिन अमेरिका के चक्कर में पड़ गया। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, रशिया वाले लोग जो है अफगानिस्तान में कम्युनिज्म फैला रहे हैं, और तुम लोग तो कम्युनिज्म, मुसलमान आदमी तो कैपिटलिज्म को पसंद करता है क्योंकि तुम सब अमीर हो और बढ़िया अमीरी में रहते हो, समानता की बात कहाँ करते हो, गरीबी को मिटाने की बात कहाँ करते हो। और एक गरीबी की मिटाने की बात करने वाला देश जो है वो तुम्हारे मुस्लिम कंट्री में घुसा पड़ा है, तो क्या इस विचारधारा को स्वीकार करोगे? उसने कहा नहीं करेंगे। तो फिर तुम्हारे पास तो युवा हैं, तुम तो अच्छी स्पीच देते हो, तुमको अक्ल भी बहुत है, तो हम तुमको हथियार देंगे, तरीके बताएंगे। तो आतंकवादी संगठन बनवाया अमेरिका ने एक तरह से, अल कायदा। और उन्होंने कहा वो जो तालिबान जो तालीम ले रहे हैं मुसलमान पाकिस्तान के मदरसों में, तालीम मतलब विद्या, तालिबान मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, उनको ले लो। तो तालिबान को साथ में ले लिया, ट्रेनिंग, यही सब। और वो अल कायदा लेकर के वहां पहुंच गया, एक तरह का अल कायदा बना, और वो तालिबान और उन सबके सपोर्ट से ओसामा बिन लादेन जो है अफगानिस्तान में रशिया को भगाने में फिर कामयाब भी हुआ 1995 में, और नजीबुल्लाह को मार दिया और काबुल के चौराहे पे टांग दिया उसको, पूरे काबुल में घुमाया, घसीटा उसको, उसकी डेड बॉडी को, और फिर काबुल के चौराहे पे टांग दिया। तो ओसामा बिन लादेन की सफलता समझ रहे हो। लेकिन ओसामा बिन लादेन एक बार 96-97 में कुवैत आया था अपने फैमिली से मिलने के लिए। तो उसने देखा कि उसके यहाँ बीच पर अमेरिकी सैनिक जो है वो कुवैत की महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उससे वो सहा नहीं गया, तो उसने उन्हीं हथियारों से अमेरिकी सैनिकों को सबको भून दिया, तो बीच को लाल कर दिया उसने। ये बगावत थी सीधी अमेरिका के अगेंस्ट। यहाँ से दुश्मनी शुरू होती है उसकी अमेरिका से। फिर उसने सूडान और यही क्यूबा और तमाम और भी जगहों पर जो दूतावास थे, एम्बेसी थी अमेरिका की, उन सब पे हमले कर पाए अपने लोगों से। उसके पास टीम थी अच्छी खासी युवाओं की। वही फिर 9/11 हुआ, आपको पता है। और 9/11 किसने किया? अल कायदा ने हमला किया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, पेंटागन पे भी हमला किया, 5 जगह हमला किया अमेरिका में। तो ये जो बीज बोए जाते हैं ना आतंकवाद के, इसलिए तो हमारे मोदी जी जब जाते हैं तब बोलते हैं ना, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता। क्योंकि वहां हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ ओसामा को कभी सपोर्ट कर रहे हो, कभी उसको मार रहे हो, कभी किसको सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि वो असद को परेशान करता है तो वो उसको सपोर्ट कर देते हैं। जहां जहां आतंकवादी अमेरिका के विरोधी को परेशान करते हैं, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है। तभी तो मोदी जी बोलते हैं गुड और बैड टेररिज्म नहीं होता, टेररिज्म होता है। बात समझ में आई ना? तो वो उपदेश दे के आते हैं। तो इसी तरह से हिंदू टेररिज्म हो चाहे मुस्लिम टेररिज्म हो, टेररिज्म होता है। टेररिज्म हमेशा बेकार है, चाहे वो कोई भी हो। रोहिंग्या को भगाने वाले भी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो टेररिस्ट हैं एक तरह से। किस तरह से कत्लेआम मचाते हैं वो, जबकि वो मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्क है। गौतम बुद्ध ने तो ये सब नहीं सिखाया ना। तो टेररिज्म जो है वो कोई धर्म से और उससे लेना देना। अभी मैं आपको टेररिज्म के एक और लिख लो, हुजी हरकत उल जिहाद, बांग्लादेश का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान में तो न जाने कितने हैं, 20 के आसपास है। मतलब 15 तो मुझे ही याद होंगे। तो ये तो फिर आप पाकिस्तान का तो सर्च करते रहिए, डेरा वो तो बर्थ प्लेस है टेररिज्म का, बल्कि ट्रेनिंग सेंटर है। वहाँ तैयार कर करके पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है। और भारत में अभी मोदी जी ने अभी बंद किया हो, अमित शाह ने, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हालांकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी अभी बैन नहीं हुई है, चुनाव आयोग शायद उसको करना चाहिए। तो PFI जो है वो बैन हुआ। उसका प्रिकर्सर तमिलनाडु में भी हो गया था, उधर भी, और मध्य प्रदेश में सिमी था।
उसको दिग्विजय सिंह ने, सरप्राइजिंगली आपको ऐसा लगेगा कि दिग्विजय सिंह भी बैन करते हैं, तो किया उन्होंने, उनके कार्यकाल में ही बैन हुआ था सिमी। हमारे यहाँ नीमच और मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, हमारे यहाँ वो उसका बर्थ प्लेस यहाँ है। मैं जहाँ से, जिस शहर से आता हूँ, वहाँ के लोगों ने मिलके उसको उज्जैन में बनाया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। उसी में फिर मोदी की हत्या का, जो गुजरात में हत्या का प्लान किया था, अभी पीएफआई मोदी की हत्या का प्लान कर रहे थे, उससे पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब सिमी प्लान करता था। तभी तो वो सोहराबुद्दीन केस है, इशरत जहां केस है, एनकाउंटर्स, मोदी और यही अमित शाह गृह मंत्री थे, इन्होंने ही सारे एनकाउंटर करवाए। एनकाउंटर तो क्या थे, उनको एक फार्म हाउस पे बांध के रखा हुआ था 2-2, 3-3 दिन से, फिर जाके उसको गोली मार दी, वही था एनकाउंटर। तो इसलिए विवाद होता है, ठीक है। एनकाउंटर जैसा तो कुछ था नहीं। एनकाउंटर तो उसको कहते हैं कोई भाग रहा है और फिर भागते भागते पाँव में गोली मारते हैं और फिर उसकी डेथ हो जाती है, या तो सीधा सीने पे 10-10, 15-15 गोली मारते हैं। एनकाउंटर तो वो नहीं होता, वो ये एनकाउंटर है, ये तो एक तरह का मर्डर ही है, लेकिन ये इन्होंने किया था। सोहराबुद्दीन वाला, इशरत जहां वाला, ये सब चल रहा है। बहुत सारे केस तो पेंडिंग भी है, कुछ खत्म भी हो गए, क्योंकि अब तो केंद्र में भी यही सरकार है, जुडिशरी भी, तो केस बचेगा कहाँ, केस वेस कुछ नहीं है, अब सब रफा दफा है। लेकिन उन्होंने मोदी की हत्या ही प्लान की थी। वो तुलसीराम प्रजापति, ये सब देवास में होता था, यहीं पे, ये सब यही सेंटर था, मध्य प्रदेश ही सेंटर। प्लानिंग यहाँ होती थी और हमला गुजरात में होता था, लेकिन होने नहीं दिया। जागरूक थे उस समय के गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के, और यही निपटा के आए थे उधर से। अब इन्होंने पीएफआई को, अभी तो ये संगठन ऐसा ही था। तो अभी लेटेस्ट घटना जो टेररिस्ट की, वो पीएफआई वाली मैंने यहाँ तक ले आया, तो प्राचीन काल से बता रहा हूँ मैं। बाकी अमेरिका आतंकवादी तैयार करता है, ध्यान रखिए, अपने हितों के लिए। वो हथियार भी दे सकता है, ट्रेनिंग भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है। और इसी कारण, उसी की ट्रेनिंग की वजह से 10 साल तक ओसामा बिन लादेन पकड़ा नहीं गया। फिर वो ओबामा ने मारा था एबटाबाद में, इस्लामाबाद में ही तो छुपा पड़ा था। इस्लामाबाद के पास में एबटाबाद था, वहीं रहता था। अभी फिर मारा, वो भी वहीं रहता था, पाकिस्तान में। तो ये सब जो है, पता है अमेरिका को कि पाकिस्तान, क्योंकि उसी ने तो पाकिस्तान में तैयार करवाया ना उसको। और गुफाओं में कैसे छुपोगे, ये सब टेक्नोलॉजी उसी ने तो दी है उसको। तो इसलिए तो 10 साल से पकड़ में नहीं आया ओसामा बिन लादेन। अमेरिका की टेक्नोलॉजी की वजह से ही पकड़ में नहीं आया, क्योंकि उसको मालूम है कि छुपना कैसे है। क्योंकि रशियन से बचने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी दी थी, तो वही उसने काम में लिया। तोरा बोरा की पहाड़ियों में वो छुपता रहा अफगानिस्तान में। तो कहानी समझ में आ गई ना पूरी। तो पूरा करंट से इंटरेस्टिंग हुआ ज्योग्राफी। मैप भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कहानियां हो। अब मुझे लगता है वेस्ट एशिया नहीं भूलोगे आप लोग, है ना, अब नहीं भूलोगे। अब बस उसमें रमे रहना, उनको पकड़ के रखना। वहाँ के रोड, वहाँ के पोर्ट, वहाँ के एयरपोर्ट, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ की और अच्छी इम्पोर्टेंट सिटीज़, है ना, और इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं। ड्राई फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे इन जगहों पर। ड्राई फ्रूट्स का काफ़ी कारोबार है, काफ़ी महंगा जाता है दुनिया भर में। कैलिफोर्निया है उधर, और एक ये है, ये जगह है। तो सेंट्रल एशिया जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऊपर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कैपिटल्स देख लीजिएगा। कजाकिस्तान काफ़ी बड़ा कंट्री है, दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा देश है कजाकिस्तान। ऊपर सीधा रशिया से जुड़ा हुआ। किसी समय में ये पांचों देश उसमें रशियन उसी में थे, सोवियत यूनियन का पार्ट थे पांचों देश, सोवियत यूनियन में ही थे, वहीं से निकले हैं पांचों देश। 15 सोवियत यूनियन के जो 15 कंट्रीज हैं, उनमें उधर बाल्टिक में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, वो मोल्डोवा, बेलारूस, फिर रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, और ये इधर आते आते फिर आपके 5 ये देश, और 2-3 और बीच में है वो ये, हाँ हाँ, अजरबैजान, आर्मेनिया, वो 2 हमने छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़ दिए थे। तो आर्मेनिया, अजरबैजान के यहाँ वो वाला देखिएगा, काराबाग वाला, हाँ, नोगोर्नो काराबाग, वो एरिया देखिए, नोगोर्नो काराबाग। यहीं पे जॉर्जिया के यहीं पे ऊपर आप
चेचनिया देखिएगा, चेचनिया क्राइसिस। चेचनिया में भी मुस्लिम आतंकवादी थे। हमारे यहाँ पर जो कारगिल हुआ था उसमें उनका बड़ा योगदान था। वही आए थे तालिबान और इनके साथ में कुछ लोग बोल रहे हैं अलकायदा भी थे, कुछ बोल रहे हैं तालिबान, लेकिन वो चेचनिया वाले भी थे क्योंकि उनको बर्फीले रास्तों में लड़ाई लड़ने का काफ़ी अनुभव था। तो मुशर्रफ ने उन्हीं को यूज़ किया था पाकिस्तान के, चेचनिया के। तो ये सब स्टोरी है, बहुत लंबा चौड़ा काम है। नगोर्नो काराबाग वाला क्राइसिस, अब खाजिया वाला जो पिछली बार क्वेश्चन था यूपीएससी ने 2020 में पूछा, वो यहीं का है। अब खाजिया, तो सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम यूरोप और वो देखेंगे, तब ऊपर वाले हिस्से में यूक्रेन देखेंगे, जब नॉर्दर्न पार्ट देखते हैं तब। ठीक है, तो यूक्रेन की बात भी करेंगे अगली बार, नॉर्थ स्ट्रीम की बात भी करेंगे। तो यूरोप ले लेंगे तो नॉर्थ स्ट्रीम वाली बात भी आ जाएगी। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं ऊपर वाला, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इंडियन पर। हम लोग जो राज कपूर की बात करते हैं कि राज कपूर की मूवीज़, सर्कस, और जो आपने मूवी देखी होगी उसकी मेरा नाम जोकर, और उसमें जो रशियन आते हैं, और वो अधिकांश लोग यही हैं सेंट्रल एशिया के। सेंट्रल एशिया में आपका टीवी सीरियल, इंडियन सिनेमा पूरा, बहुत इंडियन म्यूज़िक। मैं तो यूएस में था तब, वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो यहीं का था, उज़्बेकिस्तान का, उज़्बेक था, और हिंदी गाने सुन रहा था। मुझे लगा इंडियन है, उनका ज़्यादा पाकिस्तान का होगा या फिर नेपाल का होगा, लेकिन जब पूरी तरह से अफ़गानिस्तान वाले भी हिंदी गाने सुनते हैं। तो जब मैंने उससे पूछा तो बोले मैं उज़्बेक हूँ और हिंदी गाने सुनते हैं। तो पाकिस्तान में जितनी टैक्सी चालक हैं उसमें अधिकांश लोग यहीं के, इन सेंट्रल एशिया के, नेपाल के, भूटान के लोग नहीं है ज़्यादा, लेकिन श्रीलंका के मिल जाएंगे, पाकिस्तान के मिल जाएंगे, अफ़गानिस्तान के बहुत लोग हैं। और सब हिंदी फिल्में और हिंदी गानों पे जिंदा है वहाँ अमेरिका में उसी से काम चलता है उनका। तो हमारे सीरियल, हमारे सिनेमा स्टार, उनके पोस्टर बिल्कुल खूब चलते हैं। खुद अफ़गानिस्तान भी उसी से भरा पड़ा था, तभी तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी मोदी गए थे तो पूरा हिंदी में स्वागत हुआ, हिंदी गानों पे डांस हुए। तो ये बीच में उज़्बेकिस्तान, ताशकंद बहुत इम्पोर्टेंट है, 2-3 कारणों से बहुत प्रसिद्ध है। नीचे एक में तुर्कमेनिस्तान है इधर, और इधर ताजिकिस्तान। और ये ताजिकिस्तान के यहाँ जो आप देखोगे ये जो बाउंड्री है पूरी सीधी इंडिया से लग जाती है, अगर वो कॉरिडोर नहीं होता। तो वो कौन सा कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान का सीधा जाके चाइना से जुड़ता है? नहीं, सीपीएसी की बात नहीं कर रहे, सीपीएसी तो नहीं, कॉरिडोर है पुराना, वखान कॉरिडोर, शॉर्ट नोट लिखिएगा, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। सीपीएसी तो अभी का है, वो बात करेंगे हम लोग अभी। इसके बाद हम जो चीज़ें करेंगे वो सब चाबार, ग्वादर वगैरह सारी बात करेंगे। तो ग्वादर को चाइनीज सिटी से जोड़ता है, तो वो आपका सीपीएसी। ठीक है, तो जितनी तरह की संभावनाएं बन सकती हैं उन सबको तलाशेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या क्या समझ में आया? तो अगली बार मैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स इस हिस्से का लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले ये लिया, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ की भी बात करेंगे, उनके साथ रिलेशंस की भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे अगर आप होमवर्क करते जाओगे तो परफेक्शन आ जाएगा, बट इसके साथ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी, एकदम से क्लिक नहीं होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज़ करिएगा, इंडिया के साथ इसको जोड़िएगा। पीओके की वजह से हम लोग थोड़ा दूर हो गए, नहीं तो सीधा जुड़ जाते हैं। पीओके से ही वो लेके जा रहा है ना पाइपलाइन। हमने ये विरोध भी दर्शाया क्योंकि पीओके तो अभी टाइम विवादास्पद है, यूएन के हिसाब से भी और अमेरिका के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। और बट अभी पीओके में ऑब्जर्वर हैं यूएस के, तो पाकिस्तान में हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान के और दोनों की दोस्ती बढ़ रही है, क्योंकि हम इधर अमित शाह ने बोल दिया था संसद में हम पीओके लेंगे, अक्साई चीन भी वापस लेंगे। अगर अक्साई चीन आ जाता है, पीओके आ जाता है, तो सेंट्रल एशिया से हम सीधा जुड़ जाए, फिर तो सवाल ही नहीं उठता, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट वो पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो कश्मीर का वो हिस्सा, तो पाकिस्तान वाले इसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखते हैं, आईओके लिखते हैं अपने नक्शे में।
हम POK लिखते हैं, और यूनाइटेड नेशन वाला इन दोनों को ही अलग करके अलग जगह पे बिठा देता है, और इंडिया को कट करके नीचे कर देता है, पाकिस्तान को वहाँ से कट करके अलग कर देता है। तो वो अपना यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे चले जाइए, उसके नक्शे को जा करके देखिए, तो जम्मू कश्मीर टेरिटरी, उसको कंट्री में तो नहीं लेता लेकिन उसको टेरिटरी बोलता है, जम्मू कश्मीर टेरिटरी। तो अभी पंगा बहुत है। अभी जो हमने जो कुछ भी किया है वो अपनी पासबुक में जीरो बढ़ाया है, असली में बैंक में जमा नहीं हुआ है। हमारे घर पे जो पासबुक पड़ी थी तो उसमें 50,000 लिखा हुआ था, तो उसमें 2 जीरो और 3 जीरो हमने बढ़ा लिया, और उसी पे हम लोग नाच रहे हैं। नाचना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास तो रिकॉर्ड है। हम तो यही कर सकते हैं जो कर सकते थे। इंटरनेशनल मान्यता दिलवाना बाकी है, और वो तो आप जानते हो जिसमें ताकत होगी वो दिलवा पाएगा। तो भारत को दावा तो करना ही पड़ेगा। और कब्जा भी, कई लोग बोलते हैं दावा झूठा कब्जा सच्चा, तो बात सही है, कब्जा किसका है, बट POK पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। तो दावा तो आप चाहे कर लें, कब्जा जिसका होता है बात उससे बनती है। तो कब्जा करने का हमारे पास जो है उसको मान्यता दिलवाना है, और जिस पे हमारा कब्जा नहीं है वहां पे कब्जा करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को मजबूर कर देना है। लेकिन अभी आपने देखा कि आप थोड़ा सा चीन की तरफ झुके, थोड़ा सा रशिया की तरफ झुके, तो पाकिस्तान ने मदद कर दी। अब अमेरिका ने मदद कर दी पाकिस्तान की, और अपने ऑब्जर्वर POK में छोड़ दिए, और वहाँ घूम रहे हैं। कमाल है। तो मान्यता देना हो गया। तो अमेरिका एक तरह से मान्यता दे रहा है, जैसे वहाँ वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देता लेकिन इजराइल को देता है, वहाँ वो ताइवान को अलग से मान्यता देता है, वहाँ वो POK को एक तरह से पाकिस्तान के साथ मान्यता देता है। फिर हमारी डिप्लोमेसी का क्या हुआ जो हमारी अमेरिका के साथ थी? तो क्या वो ट्रंप का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि वो अगर ट्रंप आ गया तो फिर पाकिस्तान की फिर बैंड बजनी है, क्योंकि वोट पाकिस्तान को कतई पसंद नहीं कर, वो मुसलमानों का दुश्मन ट्रंप, इसलिए ट्रंप को हमारे यहाँ के नेता पसंद करते हैं। अब आ गया समझे? पर है पागल। पागल आदमी तो होगा ऐसा। पढ़ा लिखा आदमी, किताब लिखने वाला आदमी, थ्योरी चलाने वाला आदमी तो बात नहीं करेगा। तो कुछ दुनिया समझ में आ रही ना, गोलमाल है दुनिया, वाकई में गोल है। बट इतनी स्टोरी में आपको ये तो समझ में आ गया होगा इन जगहों के इंपॉर्टेंस है कि नहीं? तो नॉर्थ एशिया तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया हम बाद में करते हैं, ठीक है? कल यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को करते हैं। आज का होमवर्क अच्छा खासा है, आप इनमें घूमिए, एक एक देश की राजधानी लिखिए, उसकी इकोनॉमी, पॉपुलेशन, एथनिसिटी, रिलीजन, लैंग्वेज कौन सी चलती है, करेंसी कौन सी है, लास्ट इलेक्शन लिखिए, अभी प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पॉलिटी लिखिए, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स लिखिए 2022 के और 21 के, और भारत के साथ रिलेशन लिखिए। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने यात्रा की, या वहाँ का कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया हो तो उसके बारे में लिखिए। तो ये आपका इस बार का होमवर्क। कल साउथ अमेरिका वाला दिया था, आज ये, ठीक है? चलो, शांति।